हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने जाते जाते आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस समझाया था और मैंने साथ साथ ये वो फैक्टर्स भी समझाए थे जो इंटरनल रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, है ना। जो फैक्टर मैंने बताए थे, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। दूसरा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तीसरा, सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, if separation between the two electrodes increases internal resistance increases। और चौथा मैंने बताया था immersed area of electrodes, if immersed area of electrodes increases internal resistance decreases। सीन क्लियर है? yes, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो इसी सिलसिले में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तैयार हैं हम लोग? yes, चलिए अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ड्राइव शुरू ना करो, मैंने अब कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने वही पूछा था इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब तो सुनाई दे लोगों से करने क्लियर है? चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। उस बच्चे ने बता दिया, नहीं तो इनकी तो बैंड बज जाती। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो थोड़ा सा फोकस मैं इन लोगों की तरफ भी रखूँ, ऑनलाइन वालों की तरफ। आप लोगों के तो सामने में हुई है ना, तो दोनों की तरफ बराबर जस्टिस होगा, है ना। तो रेडी? हाँ, तो हो सकता है मेरा फोकस इनसे हो, क्योंकि इनसे इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आउट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा ना तो वो लोग थोड़ा सा डल फील करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, तो अच्छी बात है, थैंक यू। वेल, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग इट, राइट। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, एक सेल है, उस सेल का EMF, उसका टर्मिनल वोल्टेज और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप कर दीजिए। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तैयार है हम सब लोग? yes, करें शुरुआत? yes, चलिए तो देखते हैं हम लोग इसे, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे की रामायण रचूं, पुराना मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा मुझे बता दो क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर, राइट। मुझे ये बताओ, मैंने रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस पे किस चीज की वैल्यू सेम होती है? बताओ, किस चीज की वैल्यू सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V। इशारे किया करो, जितना इशारा कर सकते हो कर दिया करो। क्लियर? ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह किस चीज की वैल्यू सेम रहती है? हाँ, वेरी गुड। किस चीज की वैल्यू सेम रहती है? करंट की वैल्यू सेम रहती है। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। अच्छी बात है। आपको बता दूं, वैसे आगे आने वाले चैप्टर में ये बात मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, है ना, पर फिलहाल सुन लो। मोटर तो देखी होगी, घर में मोटर लगी रहती है, बामें दो पैमाने से लगे रहते हैं ऐसे गोल गोल। बोलो भैया, एक पे लिखी रहते हैं V, एक पे लिखी रहते हैं A, लिखी रहते, बोलो ऐसे स्केल कांटो सोल। हाँ समझ गया मैं, तो कोई बात ना है। क्लियर? समझ रहे हो ना? इसमें से एक होता है बेटा वोल्ट मीटर, एक होता है अमीटर, है ना। अमीटर बोलते हैं इसे, वोल्ट मीटर बोलते हैं। एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। A फॉर एम्पियर, एम्पियर बोले तो करंट, राइट। अमीटर से क्या नापते हैं? करंट। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज। शाबाश, क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है। सोच समझ के। सपोज करिए, मान के चलिए, क्वेश्चन तो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बनाया। अब मुझे पता पानी है कि जा रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितने है, जा रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितने है, जा बात को पता पानो है। तो काय को इस्तेमाल करूं, जाका या जाका? जाका, वोल्ट मीटर का, है ना। अब वोल्ट मीटर में जाके संग जोड़ना पड़ेगा, तो आप ही बताओ कैसे जोड़ूं? सीरीज में जोड़ूं या पैरेलल में जोड़ूं? पैरेलल में जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा? पैरेलल में जोड़ूंगा। पैरेलल में इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि मुझे मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना वोल्टेज इस पे होगा उतना ही ये शो करेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अगर मुझे पता पानी है कि जहां मैं कितने करंट बह रहा है, तो मैं अमीटर का इस्तेमाल करूंगा। कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा? क्यों जोड़ूंगा सीरीज में? क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो सीरीज में ऐसे करके जोड़ दो, यहाँ पर ये एम्पियर, बोलो तो ये सीरीज में ही तो हुआ, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहीं जोड़ दो, बगलते कोई दिक्कत वाली बात ना है। समझ में आई बात? क्लियर है? अभी जोड़ूंगा मैं, इसलिए उस टाइम दिमाग खराब नहीं करना मेरा। क्लियर? हालांकि ये सब बातें हम लोग अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं।
तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। वो क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है किसी सेल का ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो मुझसे बोल रहा है किसी सेल का ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन डेवलप करिए, फॉर्मूला डेवलप करिए। तो मैं करूं डेवलप? क्लियर? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास यहाँ पे क्या बना दिया, ये सेल, इस सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। क्लियर? मैंने सेल को रिप्रेजेंट करने के काफी सारे तरीके भी बताए थे आपको। कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जरा बताओ? सेल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं कमीनों? एक हाथ तो बता दो, कोई बताया था कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया अभी तक? बता दो। तो पहले किरचॉफ्स लॉ में ज्यादा बात करने की जरूरत ना है, फिर से बता रहा हूं दोबारा, देख लो। या तो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर दूसरा तरीका सेल को रिप्रेजेंट करने का बेटा ऐसा भी होता है। ये सेल का ईएमएफ है और इसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना के कर देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? यानी जा का मतलब और जा का मतलब सेम है, अलग अलग बात ना है जी। समझ में आ रही है बात? अलग अलग किताबें पढ़ोगे, किसी जगह सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी जगह ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कुछ जगहों पे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो बिल्कुल सेम टू यू है गो। अब जाए बक्सा में बंद कर देते हैं, नहीं यही बस है। बॉक्स में बंद करने का मतलब सिंपल सा इतना है कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट नहीं है, ये एक ही बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एक सिंगल कंपोनेंट है। क्लियर? इसी वजह से हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी भाषा सभी को? तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? 3। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि हाँ भैया ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि किसी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास एक सेल लगा दो, ठीक है? ये सेल लगा दिया, इस सेल का ईएमएफ हो गया ई, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर। सीन क्लियर है भैया सभी को? अब कोई परेशानी? ठीक है। क्या करोगे सेल ते मिल का जाएगा तुम्हें करंट। क्या करोगे करंट को? है क्या करेंगे? क्या क्या चालू रखेंगे? हाँ, करंट का फ्लो चालू रखेंगे। उससे करेंगे क्या? करंट का फ्लो चालू करके क्या हासिल कर लोगे? कूलर से हवा हासिल कर लोगे, लैपटॉप चालू कर लोगे, हीटर जला लोगे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? लिसन एवरीवन, हर वो जगह, क्या हर वो जगह जहां पर हम लोग करंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? या फिर इसे दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तुमने देखो वो कहीं अगर घर में भैंसन को बांट कर रहे हो, तो जैसे ही तुमने हीटर जलाओ, लट्टू मध्य पच जाते हैं, डिम पच जाते हैं, तो वो भैया लोड बढ़ो, लोड बढ़ो। तो ये लोड कुछ और नहीं, लोड रेजिस्टेंस। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये पंखा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये पंखा क्या है? ये मोबाइल क्या है? ये सब एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है जहां पर करंट को इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर ये जो सेल लगाया है, तो जाहिर सी बात है मैं इससे करंट लूंगा और उस करंट का इस्तेमाल करूंगा काय में? कूलर, पंखा, टीवी, हीटर, ये सब चलाने में। सही बोल रहा हूँ? तो ये कूलर, पंखा, टीवी, हीटर, ये हो गया साडा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या हो गया? ये मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर शो कर दिया। कहानी क्लियर है? सबको बात समझ में आती है? अगर आप इस क्वेश्चन में केवल इतना सा फिगर बनाएंगे तो चलेगा 100%। हालांकि आपके नोट्सों में ऐसा नहीं बना है ना, लेकिन इतना भी बना दोगे तो 100% करेक्ट है। कोई माइकल लाल उसे काट नहीं सकता। अब सुनते जाए ध्यान से। मुझे मालूम है सेल में जो बड़ा डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा नेगेटिव होता है, और करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। होता नहीं होता? होता। तो करंट आगो आगो नहीं आगो आगो रेसे जागो। क्लियर है? समझ में आ रही नहीं आ रही? अब मुझे यूँ पूछ रहा है कि इस सेल से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है, कितना करंट खींचा जा रहा है। समझना मेरी बात को? तो भैया करंट की वैल्यू निकालनी है, मोटाई की वैल्यू निकालनी है, करंट की। सीन क्लियर है सभी को? यहाँ तक बात समझ में आती है? अब सुने मेरी बात। एग्जाम में अगर आप इतना फिगर बना देंगे 100% करेक्ट है। लेकिन मान के चलो जैसा मैंने आपको बनाया है नोट्सों में, वो क्या बनाया है वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मुझे ये पता करना है कि इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज पता करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? कैसे जोड़ूं? तो इसलिए मैंने यहाँ पर
वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो समझ गए पैरेलल में क्यों जोड़ा है? क्लियर? मुझे इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता करना है, तो मैं क्या जोड़ूं? अमीटर। कैसे जोड़ूं? तो मैंने इसके साथ उठा के यहाँ पर ये अमीटर जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो भैया मुझे करंट निकालना, तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हमने बचपन में यार ये पढ़ा है I बराबर V अपॉन R। बोलो भैया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तो बस इसी टाइप का फॉर्मेट है, समझने की कोशिश करिएगा बस, क्योंकि इस चैप्टर में, इस कहानी में अब आगे यही वाला फॉर्मूला चलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। R क्या है? लेकिन साला लोचा यहाँ पर ये कि यहाँ तो दो रेजिस्टेंस, यहाँ तो दो रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो भैया है कि नहीं है? तो यहाँ पर R को हम लोग बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? जी हाँ बहनों भाइयों, क्या बोलते हैं? और जैसे यहाँ V वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज की जगह यहाँ EMF है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं टोटल EMF। क्लियर? यानी करंट का एक जनरल फॉर्मूला है I बराबर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगले 2-3 दिन तक ये फॉर्मूला मैं रोज सुनूंगा आपसे। क्लियर? तो आप लोग मुझे उस टाइम पे बताना, मैं पूछूंगा I बराबर, तो आप बोला टोटल EMF अपॉन। सीन क्लियर है? I बराबर, तो बताओ फिगर देख के मुझे। बाय द वे यहाँ पर टोटल EMF कितना है? जोर से बोलो। टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल को बोलेगा प्लस। सीन क्लियर है? पट्टन ने मत यूं कहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ड्राइव करो, यानी काय की वैल्यू निकालनी है? स्मॉल आर। स्मॉल आर ही तो कैलकुलेट करना है। करना नहीं करना। आर प्लस आर इधर ले आया, आई को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा हमारा आर प्लस आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। समझ में आई? चलो, ई अपॉन आई, आई बराबर वी अपॉन आर। तो आई की जगह मैंने चमकाया वी अपॉन आर। कहां पहुंच जाएगी? ऊपर। ये बचा हमारा आर प्लस स्मॉल आर। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं। कैपिटल आर को इधर ले आऊंगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर अपॉन वी माइनस आर। क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? कैपिटल को बोलेगा, क्या बचेगा? ये रिलेशन आ गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का। परसों के दिन पूछूंगा आपसे इसी फॉर्मूले को कि व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप बोलना स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी माइनस 1। सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे पक्का? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। फॉर्मूला टकाटक याद होना चाहिए। क्लियर? समझ गए? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। उम्मीद करूं हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट इस डेरिवेशन को देख ले, फिर मैं आगे की कहानी कहूंगा आपसे। हम लोग बार बार वर्ड बोलते हैं सेल, हम लोग वर्ड बोलते हैं बैटरी। ये फर्क होता है कुछ सेल और बैटरी में? क्या क्या फर्क होता है? हाँ, वैसे तो मैं बता चुका हूं कई बार आपको, है ना? अगर सिंगल है तो सेल, लेकिन दो या दो से ज्यादा है तो बैटरी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है? एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इज कॉल्ड बैटरा। ट्रक में लगता है। क्लियर है? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, है ना? खैर, ज्यादा बैटरा पे नहीं जाना, पर ये बात तो समझ गए ना, बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। पढ़ लो, अगला नोट वही लिखा हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, है ना? हो गया होगा सभी का? आगे बढ़ूं। इसके बाद हमको एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, दिख रहा है सभी को न्यूमेरिकल? तो न्यूमेरिकल तो गया भाड़ में। पहले मुझे एक बात बताओ, बताओगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड। पता है ना, भूले तो ना लो। अच्छा, एक और बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज इन क्लोज सर्किट। जान तो जानकार हो, ठीक है, अच्छी बात है। लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अगला न्यूमेरिकल कराने से पहले कुछ चीजें और बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो रिलेशन डेवलप करवाया उसमें मैंने बताया था I बराबर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बताया था आपको?
ईएमएफ आपने ई लिखा था और टोटल रेजिस्टेंस आपने ऐसे लिखा था, नहीं लिखा था ना, बोला? अच्छी बात है। बताना जो मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जो तो बना चलाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो है, सीन क्लियर है? बोलो भैया। ओके, अच्छी बात है। तो बताइए जे समझ में आओ कि नहीं आओ? समझ में आ गया? क्योंकि V बराबर IR होता है तो मैंने IR की जगह V चमका दिया। सीन क्लियर है? सबको भाषा समझ में आती है? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, समझ में आई बात? इसी से ही आ गया। बोलो भैया। और देखो V जालंग ले आऊंगा तो माइनस को हो जाएगा बराबर R, तो जो लिख दी I ये जानी चले आऊं तो R बराबर आपका हो गया E माइनस V अपॉन I। समझ में आई? ये फॉर्मूले कैसे आए? तो इस तरीके से फॉर्मूले अगर हमें फाइंड आउट करने होंगे तो हम कर सकते हैं। देखना आपके नोट्सों में वहीं कहीं होंगे। दिख रहे हैं क्या? देखो आसपास नहीं दिख रहे हैं तो इसे लिख जरूर लेना आप लोग, है ना? इसको लिख लो। दिख रहे हैं कहीं? नहीं दिख रहे तो लिख लो इसको। कैसे आए, समझ में आए ना बात? तो इसके बाद अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक सेल है। क्या है? एक सेल है और ओपन सर्किट में उसका वोल्टेज 6 वोल्ट है। ओपन सर्किट में तो बताओ ये 6 वोल्ट का की वैल्यू है? ईएमएफ है ना? ईएमएफ की वैल्यू है। ओके, तो कह रहा है एक सेल है ओपन सर्किट में उसका वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो इसका मतलब हम समझ गए ये ईएमएफ है क्योंकि ओपन सर्किट में। अब वो कह रहा है अगर क्या, अगर इस सेल से 2 एम्पियर का करंट लिया जाए, इस सेल से आई की वैल्यू दे दी, आई की कितना दे दिया, आई। तो वो कह रहा है अगर इस सेल से 2 एम्पियर का करंट लिया जाए, समझ ना, सेल से जब करंट ले रहा हूं, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट हो गया तभी तो करंट ड्रॉ कर रहा है। क्लियर? तो वो कह रहा है जब सेल से 2 एम्पियर का करंट खींच रहा हूं तो उसका जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट रह जाता है। तो ये 4 वोल्ट का की वैल्यू बताओ, टर्मिनल वोल्टेज। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई आपको? तो कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्वेश्चन समझ गए? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ही इज टेलिंग यू the potential difference of a cell in open circuit is 6 volt and when 2 ampere current is passed through it then the voltage becomes 4 volt, then calculate the internal resistance of the cell. Got the question everyone? Clear? फिर से बोल रहा है, वो बोल रहा है ओपन सर्किट में किसी सेल का वोल्टेज 6 वोल्ट है तो मुझे मालूम पड़ेगा ये ओपन सर्किट है तो ईएमएफ होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दो वोल्टेज नहीं है, कौन सा ई होगा और कौन सा वी होगा, बस यही समझदारी है। जाके बात तो को कर लेगा। समझ में आ रही है बात? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने हवाले ही ताजा पढ़ो तो आर बराबर लिखा हो तो तुम्हें ई माइनस वी अपॉन आई। क्लियर? ई कितने गए 6, वी कितने गए 4, आई 2, 6 माइनस 4 2 अपॉन 2 1, आर इज इक्वल टू 1 ओम। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नोट इट डाउन। एक सेल है, हाँ, उस सेल से मैंने 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया। बताओ क्या की वैल्यू दी? रेजिस्टेंस दे दिया स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो कह रहा है जब मैं एक सेल से 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ता हूं, जब मैं एक सेल से 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ता हूं तो सेल का वोल्टेज 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। ध्यान से सुनना, जब किसी सेल से 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, ये बनाता हूँ, पिक्चर बनाता हूँ, इधर देखो, ये सेल है, सेल से हमने 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये जोड़ दिया 9 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। तो बोल रहा है जब सेल से 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो इसका जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। क्लियर? सुन लिया अच्छे से? है कोई माइकल लाल जो मुझे बता सके इसमें कौन सा ईएमएफ है, कौन सा टर्मिनल वोल्टेज है? जिसको लगे बता सकता है हाथ खड़ा कर दे। क्यों पहला ईएमएफ क्यों है?
शाबाश, वेरी गुड, क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। वो यूं कह रहा है सेल से 9 ओम का रेजिस्टेंस जब जोड़ा जाता है तो इसका वोल्टेज 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। सेल जोड़वे के बाद ही तो 40 से 30 रहो। जब से सॉरी रेजिस्टेंस जब नहीं जोड़ो तो तब कितने को, और रेजिस्टेंस जब जोड़ोगे तो कितने कहेगा। अब सुनना, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कूलर पंखा टीवी तो होते हैं। रेजिस्टेंस वैसे ही तो ना लगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट ही तो खींचेगा। जब रेजिस्टेंस लगा ही नहीं देता, कोई करंट खींच रहा था क्या? कौन से सर्किट में हुआ ये? नहीं, ईएमएफ तो हुआ कौन से, ओपन सर्किट में हुआ, क्लोज सर्किट में हुआ, ओपन सर्किट। यानी जब रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है तब 30 वोल्ट था। रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है यानी करंट लिया जा रहा है सेल से या नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा। तो क्या मिलेगा उस टाइम पे? ईएमएफ। तो यहाँ ईएमएफ कितना हुआ? 40 वोल्ट। और जैसे ही रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये करंट खींचेगा, करंट खींच रहा है यानी क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट है तो क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज। कहानी समझ में आई? तो कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? वो बोल रहा है किसी सेल से 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ने पर उसका वोल्टेज 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताऊं। पूरे क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस यही समझने वाली बात है कि कौन से ई मानोगे और कौन से वी मानोगे, बस यही अंडरस्टैंडिंग वाला खेल है। बाकी को और कछु ना है, बाकी का तो अब सीधा फॉर्मूला है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। बताइए थी कि नहीं बताइए थी? चलो खुद ही करो, वैल्यू रखो और आंसर पाओ। चलो करो फटाफट। और क्योंकि अगर कैलकुलेशन ना बनी, अगर जो कैलकुलेशन तुम में ना है रही तो कोई बात ना है, फिर अगली करेंगे हैं। जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया लुक एट द बोर्ड। कैपिटल आर की वैल्यू 9, ई 40, वी 30 माइनस 1। सही जा रहा हूँ? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4/3 माइनस 1, डायरेक्ट 1/3 लिख दूँ? बुरा तो नहीं लगेगा? लगे लग जाए। अब क्या करूँ बताओ भैया? 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 3 से 9, तो R इज इक्वल टू 3। सीन समझ में आ रहा है सभी को? कर पाएंगे? फटाफट इसे नोट डाउन कर लो फुर्ती में। अब मुझसे बोल रहा है डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के कॉम्बिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन तो तेल लेने के बाद बताओ, कंडेंसर पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते थे बाय द वे? कौन कौन से? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आप याद है अपन ने जब अलग अलग न्यूमेरिकल करे थे, अपना काम नहीं बनता था तो अपन जुगाड़ सुगाड़ लगाते थे, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल में मिलमा जोड़ रहे हैं तो भैया अपन बोलते थे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही बात? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सेलों के कॉम्बिनेशन 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? समझ गए? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सबको सीन क्लियर है? तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए सेलों के? कौन कौन से? फटाफट नजर मान लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन दिस कंडीशन विल बी यूजफुल। ऐसा कुछ क्वेश्चन है या नहीं है? समझने की कोशिश करिएगा और पूरा बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी कथा क्लियर होगी। ठीक है? इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूं। आपको याद है मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पढ़ाए थे और इनके बाद कुछ नोट भी समझाए थे, अगर याद हो तो आपको। तो मुझे थोड़ा सा बताओ जरा, ये रेजिस्टेंसेस हैं, अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम का है, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और ऐसे एन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया था, याद है आपको? तो मुझे बता सकते हो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था? एन आर। याद है आप सभी को? शाबाश, वेरी गुड। और यही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते कहीं का आतो, तो अगर तुम्हें याद हो तो आर पी बराबर आर वाई एन पढ़ाया था मैंने। याद बोला भैया? सही बोल रहा हूँ ना? वो चीज़ यहाँ लगेगी अब, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर है? यानी अगर एन रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर होता है, और यही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। क्लियर?
ये आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाई थी। क्लियर है? सबको समझ में आता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आजकल बड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बड़े इंसान बनना चाहते हो, हैं? तो सपोज करो आप बहुत बड़े इंसान बन गए और आपने सोचा कि यार मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊं। क्या बनवाऊं? घर बनवाऊं, है ना? एक अच्छा सा बढ़िया बिल्कुल विला फर्स्ट क्लास या जो भी है, जो भी आपको बनवाना है। तो आपने सोचा कि मैं अपने लिए एक बढ़िया आलीशान सा घर बनवाऊं। आपने तय कर लिया और दूसरे दिन आपने एक मजदूर बुलाया और उसको बता दिया कि भैया मेरे लिए एक घर बनना है, बनाओ। एक मजदूर आपने काम पे लगा दिया, सुबह काम पे लगाया, अब आप अपनी ड्यूटी पे चले गए। फाइनली शाम को आए तो आपने देखा सुबह से शाम तक क्या काम हुआ। तो जब आपने देखा सुबह से शाम तक क्या काम हुआ तो आपके होश उड़ गए कि बोले जी महल बन तो जाओ पर जहाँ मैं तो रह ही नहीं पाऊँगा जीती जी। क्लियर? क्योंकि एक बंदा कितना काम कर लेगा। तो फिर उसने अपने फैसले को, नहीं फैसला तो वही है, काम करने का अंदाज बदल दिया एक्चुअली। फिर आपने दूसरे दिन एक की वजह 10 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए? 10 मजदूर लगाए और उनको काम बता दिया भैया ये काम आपको निपटाना है। सुबह लगा गया काम पे, शाम को आगे जब उसने रिपोर्ट ली तो उसने देखा कि 10 लोगों ने मिलकर जो काम किया था वो काम एक आदमी के काम के बराबर था। पहले दिन एक आदमी ने जो काम किया था उतना ही काम 10 लोगों ने मिलकर किया दूसरे दिन। तो बताओ क्या ये कंडीशन यूजफुल हुई? जब साला 10 आदमी मिलकर एक आदमी के बराबर का काम कर रहे हैं तो क्या वो कंडीशन यूजफुल है? ये कंडीशन यूजफुल तब होती जब 10 आदमी मिलकर 10 गुना काम करते। यस और नो? अगर मैं 10 आदमियों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे काम भी तो 10 गुना मिलना चाहिए। अगर 10 लोग मिलकर एक आदमी के बराबर का काम कर रहे हैं तो मुझे 10 आदमियों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बात? कंडीशन यूजफुल कब होगी? जब 10 आदमी मिलके 10 गुना काम करेंगे। बात समझ में आई जो मैंने बोला? इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी यूज करूंगा इस डेरिवेशन में थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो उस टाइम आप ही को बताना होगा कौन सी कंडीशन यूजफुल है और कौन सी नहीं है, ठीक है ना? अभी आपको क्लिक करेगी थोड़ी देर बाद। तो चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन दिस कंडीशन विल बी यूजफुल। तो चलिए देखते हैं, सभी लोग ऑन द बोर्ड। ये मैंने यहां पर सेल जोड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं आप सभी को सेल? और इस तरीके से मैंने कितने सेल जोड़े? n सेल जोड़े। हर सेल का ईएमएफ ई। क्लियर? हर सेल का ईएमएफ कितना है? ई। हाँ वेरी गुड, अच्छा बोला आपने। और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आ। क्लियर? तो हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? पागल है याद होगा। हर सेल का ईएमएफ कितना है? हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? कितने सेल है? ट्रैपिटे के मारे वाले एन सेल है जी। तुमने कहा बना हुआ है बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्या करोगे ये बैटरी को? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। बोलो सही बोल रहा हूँ ना? क्या हीटर से आग नहीं लगाते? बोलो भैया। तो ये कूलर, ये पंखा, ये टीवी, ये हीटर, ये सब क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या है ये? जी हाँ मेरे भाइयों, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये मैंने बढ़िया कच्च कहाँ लगाया था भाई? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसे नाम दे दिया मैंने आर। का हुआ कोई परेशानी की लगानी है लगा दो, कोई लगा वो भूल जाए तो ऐसी कोई टेंशन ना है। समझ गए मेरी बात को? करो दप्पा। चलो अब मुझे ये पता करना है कि इस बैटरी से कितना करंट खींचा जा रहा है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना आने पर मैंने बचपन में ये जाना है, आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन, जी हाँ, टोटल ईएमएफ। जो सेल को ईएमएफ ई ऐसे एन सेल जुड़े हैं तो टोटल ईएमएफ कितने गए जाओ? एन ई। अब मुझे चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। देख के बताऊं मुझे हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने गए? कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। अब मुझे कौन सा चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो जरा ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, ऐसे एन सेल है तो कितना हो जाएगा?
मैंने अभी बताया था ना, आर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हो तो एन आर। कहोगे को परेशानी वो तो बताए नाने तो बस सुने वो है जी हवा गणपति झूला है यागी चूतिया ऐसे ऐसे ढक्कन है। लिसन एवरीवन, ज्यादा से आ जाते हैं। आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ हो गया यहाँ पर यानी टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटर रेजिस्टेंस। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ता हूँ, अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट होंगी। क्या सिचुएशंस है देखें। इफ कैपिटल R is very much lesser than NR, if capital R is very much lesser than NR, और एक कंडीशन हम लोग एक बार लेस देन कर दिया, एक बार ग्रेटर देन कर देंगे। इफ कैपिटल R is greater than, सॉरी, इफ कैपिटल R is very much greater than NR, क्लियर। ये बात हम लोग 11th से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने कई बार जाना भी है इस बात को। फिजिक्स में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं उन्हें हम अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जीरो। इधर आओ ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कैपिटल R इज वेरी मच स्मॉलर देन NR। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा कौन है? कैपिटल R इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? जीरो। तो कैपिटल R जब यहाँ जीरो कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I बराबर NE अपॉन NR। क्लियर? नन नारे बता रहे, क्लियर। I इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? E अपॉन R। सीन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वालों आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हैं बोर्ड पे? तो I इज इक्वल टू आ गया E अपॉन R। थोड़ा घुर्रा के देखिए, E EMF है, EMF बोले तो वोल्टेज यानी V है, अपॉन में R है। ये V अपॉन R क्या होता है बबुआ? I होता है, यानी करंट होता है ना। तो E अपॉन R की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर करंट obtained from one shell। यहाँ पर जो हमें जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी है तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है? एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है। अब आपने n सेल जोड़ रखे हैं लेकिन आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? एक सेल के बराबर का करंट मिल रहा है। तो क्या ये कंडीशन यूजफुल है क्या? दिस कंडीशन इज नॉट यूजफुल। अब इसको देखते हैं। कैपिटल R इज बहुत ही बड़ा है NR से, तो बताओ कौन नेग्लिजिबल हो गया इसमें? जोर से बोलो। NR। तो क्या बची जाएगी? NE अपॉन, कजू गलत करता हूं मैंने? नहीं करते हो तो बताओ आप, ना ना सुनो आप। N भैंसों की, हाँ भैंसों नहीं भैंसों। अब N तो भैंसों की भैंसों आएगा। जरा I बराबर V अपॉन R होता है, वही तो फॉर्मूला लगा है। EMF यानी वोल्टेज V अपॉन R। V अपॉन R क्या होता है? I। तो जहाँ I की जगह मैंने लिख दी करंट obtained from one shell। अब बताओ कौन सी कंडीशन यूजफुल है? ये वाली यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? कौन सा वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है? वो n सेल लगाने से यहाँ पे n टाइम्स करंट मिल रहा है और जहां में n सेल लगाए हुए थे केवल एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है। तो ये कंडीशन यूजफुल, ये कंडीशन यूजफुल है? कब है? कब है? चुप। ये कंडीशन माइंडेड। आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में सपोज करिए 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से तकरीबन 7 नंबर या 10 नंबर तक का ऐसा आता है जिसे हर एक बच्चा नहीं कर पाता। हर एक बच्चा नहीं कर पाता, उसे केवल एनजी फिजिक्स क्लासेस के स्टूडेंट कर पाते हैं। तो कमीनों, जो 90 से ऊपर के 10 है ना, उस वैरायटी में ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको लगता है जैसे एग्जाम में 20 ओटी आते हैं तो 20 में से 16-17 तो ऐसे होते हैं जिसे हर एक बच्चा कर लेता है, लेकिन 2-3 ऐसे होते हैं जिन पे आपकी रैंक डिसाइड करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो माइंडेड, ध्यान से सुनिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूजफुल होता है, यहाँ यूजफुल है, और ये यूजफुल कब हुआ है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। क्लियर? क्लियर?
सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? बाय द वे फिगर में कितने सेल जोड़े हैं आपने? हर सेल का ईएमएफ कितना है? तो स्मॉल आर क्या है? किसका? कितने सेलों का? टिंडे एक सेल को है स्मॉल आर, एन सेलन को तो एन आर होगा। सही बोल रहा हूं ना? इन फिगर हाउ मेनी सेल्स आर देयर? n cell. Each cell have EMF E and internal resistance small r. All the cells are connected in series combination. सीन क्लियर है सभी को? कर पाएंगे? डेरिवेशन हो पाएगा? जल्दी से फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।